गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स जैसे सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एक्सेट्रा आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन द अर्थ्स क्रस्ट। हमें पता है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो फ्री स्टेट में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, क्योंकि दे आर लीस्ट रिएक्टिव। जो कि क्या होते हैं, क्यों पाए जाते हैं ऐसे, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक, मोस्ट मेटल्स आर फाउंड एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, हैलाइड्स एक्सेट्रा। और कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कि उनके ऑक्साइड्स में, कार्बोनेट्स में, सल्फाइड्स फॉर्म में, हैलाइड्स फॉर्म में वो ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, वो फ्री इन नेचर नहीं होते हैं, मतलब फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, वो कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोल रहे हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और जो होते हैं ये मिनरल्स होते हैं फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, मतलब उसको प्रॉफिटेबली उसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करके हमें वो मिनरल्स मिलता है जिसे हम कहते हैं और, जो कि इम्प्योरिटीज़ के साथ मिक्स होता है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। गैंग जो होती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ किस में पाई जाती हैं, और में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे रॉक पार्टिकल्स हो गए, सैंड पार्टिकल्स हो गए, क्ले पार्टिकल्स हो गए, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, गैंग। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो मिनरल मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स इन 3 मेन स्टेप। जो एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का, वो मेनली क्या होते हैं, 3 स्टेप्स में होता है। कौन कौन सा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, जिसे हम एनरिचमेंट ऑफ द ओर भी कहते हैं, रिडक्शन टू द मेटल, रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर इज़ द रिमूवल ऑफ गैंग। मीन्स जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको रिमूव करना, किससे, फ्रॉम दी और, मतलब किससे, फ्रॉम दी और, बाय डिफरेंट मेथड्स, मतलब अलग अलग मेथड से। तो एनरिचमेंट जो होता है वो क्या होता है, गैंग जो कि इम्प्योरिटीज़ होती हैं किसमें, ऑर्स में, तो उनको रिमूव करना कुछ डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। तो कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं ये, हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, फ्लोटेशन होता है, केमिकल सेपरेशन होता है, लीचिंग होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एनरिचमेंट में जो आपकी बुक में दे रखा है, तो बुक में आपके ये पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं। आप जब रेफरेंस बुक का यूज़ करोगे तो रेफरेंस बुक्स में दे रखी हैं। तो मैं आपको जो बता रही हूँ एनरिचमेंट ऑफ ओर के बारे में, वो आप वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाना। ठीक है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, जिसे हम ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं, मतलब उसमें कुछ ग्रेविटी होगी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, यानी ये जो ओर होता है, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ज़मीन में जो मिनरल होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये जो ज़मीन में मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं, तो ये और कैसे बन जाते हैं, तो और मेटल्स के कांटेक्ट में आते हैं और इम्प्योरिटीज़ भी उनके साथ चिपक जाती हैं। तो ओर्स को हम कैसे निकालेंगे, तो मेनली 3 स्टेप्स में निकालेंगे। कौन कौन से, एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब क्या हो गया, मतलब ओर को पता लगाना। ज़मीन में काफ़ी सारी रिसर्च होती है, ऐसे नहीं कहीं भी खोद दिया कि कुछ तो निकलेगा, पूरी रिसर्च होती है कितनी हैवी क्वांटिटी में जो है और वहाँ पर प्रेजेंट है, और के साथ ही क्या होता है, गैंग। तो गैंग का मतलब इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब होता है सबसे पहले और प्लस गैंग होता है, इसमें से गैंग को रिमूव करना, इसे हम एनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो जब अब जो वो अलग अलग मेटल होते हैं जो निकले हैं, जो उनमें से हमारा मेन फोकस है उनको अलग करना होता है, उसे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं।
थर्ड स्टेप होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी जैसे आयरन जो है वो एक ही क्वालिटी का होता है। जब आप मार्केट जाते हैं तो 10 रुपये का भी स्टील का ग्लास मिलता है, 200 रुपये में भी मिलता है। तो इतना वेरिएशन क्यों प्राइस का होता है? ये वेरिएशन क्वालिटी का होता है। किसका? क्वालिटी का होता है। जितना कम प्राइस का होगा उतना उसकी क्वालिटी में चीप क्वालिटी का होगा। तो जितने ज़्यादा प्राइस का होगा उतनी उसकी स्टील की क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी। तो रिफाइनिंग के बाद ये चीज़ें हमारे सामने आते हैं, इससे हमें पता चलता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। तो हम देख रहे हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर, तो कितने प्रोसेस में होता है? कितने प्रोसेस में होता है? मेनली मैंने आपको बताया है कि ये 4 प्रोसेस में होता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन होता है, केमिकल सेपरेशन होता है जिसे लीचिंग भी कहा जाता है। ठीक है, एनरिचमेंट ऑफ ओर कितने प्रोसेस में होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसे ग्रेविटी सेपरेशन भी कहा जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब जिसके ऊपर ग्रेविटी भी अपना असर दिखा रही है। तो इन दिस प्रोसेस क्रस्ट ओर्स आर वॉश्ड बाय वाटर स्ट्रीम। तो इस प्रोसेस में हम जो बड़े बड़े ओर होते हैं उनको अच्छे से मशीन के थ्रू उनको क्रस्ट कर लेते हैं। तो क्रश करने के बाद उनको एक ऐसे मशीन में, हमारे घर में जैसे छलनी होती है ना, तो उस पर हम गेहूँ छोटे होती हैं उनको छानते हैं। जो छोटे छोटे गेहूँ के टुकड़े हो जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और एक समान गेहूँ छलनी में रह जाते हैं। तो इसके समान एक मशीन के थ्रू जिसमें और रख देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी को पास करवाते हैं। तो अब जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन छेद में से बाहर हो जाएगी और जो मोटे पार्टिकल्स होंगे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। इफ़ एन ओर इज़ डेंसर देन गैंग, अगर ओर जो है वो क्या है? डेंसर यानी ज़्यादा भारी ज़्यादा मोटा है, तो गैंग यानी इम्प्योरिटी जैसे मिट्टी, डस्ट, जिससे देन द गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे विथ वाटर स्ट्रीम। तो क्या हो जाएंगे? गैंग पार्टिकल्स जो है वो वाटर स्ट्रीम के थ्रू बाहर निकल जाएगी। एंड हैवी और रिमेन बिहाइंड। ठीक, कौन से और के लिए हम करते हैं? बेसिकली टीन है, लेड है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज्ड इन गोल्ड रिफाइनिंग। ये गोल्ड रिफाइनिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन देखते हैं सेकेंड। तो यहाँ पे 2 व्हील होते हैं, मैग्नेटिक व्हील होते हैं, जो एक कन्वेयर बेल्ट के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर से हम क्या करते हैं कि उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हम जो हमारे ओर्स हैं उनको पास करवाते हैं। नीचे 2 बॉक्स रख देते हैं। तो एक बॉक्स में जो मैग्नेटिक व्हील है, मेटल क्या करेगा? कुछ पर्टिकुलर मेटल उसमें चिपक जाते हैं कन्वेयर बेल्ट में, और जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो नहीं चिपकेंगी और वो जाके बॉक्स में इकट्ठा होते जाएंगे, एक बॉक्स में। और दूसरे बॉक्स में जो मेटल जो कन्वेयर बेल्ट में चिपके होंगे, एक पॉइंट में जाके जो मैग्नेटिक व्हील होंगे उससे हटकर वो उस बॉक्स में आ जाएंगे। तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो कैसे देखते हैं? तो 2 मैग्नेटिक व्हील है, कन्वेयर बेल्ट है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के कन्वेयर बेल्ट होते हैं। इम्प्योरिटी जो है कन्वेयर के ऊपर फेंकी जाती है। ये जो व्हील हैं वो मैग्नेटिक हैं। कोई ऐसा मटेरियल जो इसके ऊपर डाला जाए, या जैसे आयरन है, क्रोमियम है, ये जो मेटल होते हैं बहुत अच्छे से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो जो व्हील के साथ चिपक जाएंगे। अब जो इम्प्योरिटी है वो नहीं चिपकेगी। तो यहाँ क्या होगा? तो रोटेट होकर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और नीचे 2 बॉक्स रखे हैं जैसे कि मैंने अभी बताया है। तो कन्वेयर बेल्ट जो है हाई स्पीड से घूमेगा। तो ये जो इम्प्योरिटी है वो बेल्ट पर नहीं चिपकेगा और वो एक बॉक्स में जाकर जमा होते जाएगा। और जो मेटल है वो व्हील के साथ चिपके रहेंगे, जो व्हील के सहारे चिपके रहेंगे। और दूसरा बॉक्स जो है शैटर से चिपका हुआ है वो दूसरे बॉक्स में जाकर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस मैटर वर्क्स ऑन मैग्नेटिक प्रिंसिपल। दिस मैटर इज अप्लाइड व्हेन ओर एंड गैंग हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये तभी होगा जब और मेटल्स जो है वो अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कौन से और में ये फॉलो किया जाता है। मैग्नेटाइट होता है, क्रोमाइट होता है, मैग्नीज होते हैं। उसके बाद ये हम क्या देखेंगे? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम लोग सल्फाइड के ओर को निकालने के लिए, सल्फाइड को अलग करने के लिए हम ये मेथड करते हैं। मेटल्स के साथ में
आगे जो सल्फाइड की इम्प्यूरिटीज़ होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक बड़ा सा बीकर होता है, उसके अंदर जो है ऐसा पाइप लगा होता है जिसमें होल होता है, ऊपर से हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। यहाँ पर अंदर जो है वाटर है, वाटर के अंदर पाइन ऑयल है। ठीक है, अब ऑयल क्यों ऐड किया? क्योंकि वहाँ पर चिकनाहट हो जाए। जैसे हम घर पर लस्सी बनाते हैं तो जब हम अंदर ब्लेंडर घुमाते हैं तो क्या होता है, जितनी भी चिकनाहट है वो मक्खन को लेकर ऊपर आ जाता है। तो उसी तरह से पाइन ऑयल को वाटर में ऐड करते हैं। अब जो पाइन ऑयल है जो चिपक जाता है सल्फाइड के इम्प्यूरिटी के साथ, पूरा जब उससे हवा का जो प्रेशर आएगा ऊपर से, तो ऊपर तो बबल बन कर क्या होगा, ऊपर फ्रोथ बनकर ऊपर जमा हो जाएगा। तो फ्रोथ मतलब झाग। तो जैसे उसमें क्या होगा, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो पाइन ऑयल है वो इम्प्यूरिटीज़ के साथ मिक्स होगा और बबल के फॉर्म में, झाग के फॉर्म में, मतलब ऊपर इकट्ठा होता जाएगा फ्रोथ के फॉर्म में। तो फ्रोथ को अलग अलग कर दिया जाता है, फ्रोथ को उस सॉल्यूशन से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाएगा। जैसे हम घर में लस्सी बनाते हैं तो ऊपर जो मक्खन आ जाता है उसको हम अलग हटाते जाते हैं, तो एक टाइम तक क्या होता है कि मक्खन आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल। ठीक, जनरली दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर सल्फाइड ऑर्स, जैसे जिंक सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड है, एक्सेट्रा। तो पाइन ऑयल को वाटर के साथ ऐड करेंगे, पाइन ऑयल क्या करेगा, सल्फाइड के साथ मिक्स होकर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिक क्या है, वाटर में मिक्स नहीं होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स क्या, भय, मतलब डर लगना। तो ऐसे जो मेटल्स होते हैं जो पानी के साथ क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, तो वो हाइड्रोफोबिक मटेरियल हो गया। हाइड्रोफिलिक क्या होंगे, वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इम्प्यूरिटीज़ हैं वाटर के साथ मिक्स हो गए। ठीक है, और जो इम्प्यूरिटीज़, कुछ ऐसे इम्प्यूरिटीज़ होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे आ गए आपके केमिकल रिफाइनिंग में। किसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, केमिकल रिफाइनिंग, जिसको हम लीचिंग भी कहते हैं। तो इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सॉल्युबल एंड गैंग आर इनसॉल्युबल। इस प्रोसेस में जो होगा और क्या होगा, सॉल्युबल होगा, और गैंग क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो इस प्रोसेस में जो है और जो होता है सॉल्युबल हो जाते हैं और गैंग जो है वो इनसॉल्युबल होता है। तो लीचिंग इज़ डन इन प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल और इन कन्वर्टेड इन मेटल सॉल्ट। ठीक है, लीचिंग जो है वो क्या है, लीचिंग जो है वो बड़े बड़े प्रेशर वाले सिलेंडर के अंदर हम क्या करते हैं, और को डाल देते हैं। जैसे हमने जिंक सल्फाइड को डाल दिया, कंबशन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन जो है उसकी प्रेजेंस में थोड़ा सा एसिड यूज़ किया है, जैसे H2SO4 लिया, तो मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट में। तो इस मेटल को फर्दर क्या करेंगे, हम इस मेटल को फर्दर हम वाटर में ऐड करेंगे तो सॉल्ट पानी में ऐड हो जाएगा और मेटल अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो आपके किसके हो गए, एनरिचमेंट ऑफ ओर के हो गए। जो हमने डिफरेंट क्या करा, हमने डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू क्या करा, ओर को अलग अलग किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ स्टेप्स में दे रखा है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो ओर्स जो है 3 तरीके से आप इसको यहाँ पे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। इनकी प्रोसेस अलग अलग होती है। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी को हम सल्फाइड और फिर रोस्टिंग, मतलब इसमें क्या रहता है, सल्फाइड और रहता है जो कि रोस्टिंग और क्या करते हैं, रोस्टिंग के बाद अपना मेटल आता है, फिर हम उसमें रिफाइनिंग करते हैं। देन मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में कार्बोनेटेड और होता है, सल्फाइड और होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, जिसमें ऑक्साइड ऑफ मेटल होता है, फिर उसको रिडक्ट किया जाता है मेटल से, फिर उसमें रिफाइनिंग होती है। देन मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। वो भी कब, जब आपका जो ओर है वो किस फॉर्म में होगा, मोल्टन फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर उसमें आपका प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है उसकी 1 बाय 1 स्टेप से हम पढ़ते हैं।
इसमें हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज़। जब आप एक्टिविटी सीरीज़ को देखेंगे, आपकी बुक में भी दे रखा है, जब आप एक्टिविटी सीरीज़ में देखेंगे तो सबसे लो एक्टिविटी सीरीज़ में जो लो मेटल्स होंगे, मतलब जो मेटल्स लो पोजीशन में दे रखा होगा आपके एक्टिविटी सीरीज़ में, उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो देखते हैं। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज़, अब हम ऐसे मेटल की बात कर रहे हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में लीस्ट मेटल्स के लिस्ट में आते हैं। जैसे हमने देख लिया है गोल्ड है, सिल्वर है, तो देखो गोल्ड और सिल्वर हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। मरकरी कॉपर जो है वो आपको और के फॉर्म में मिलते हैं। तो दीज मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव, ये मेटल जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, कोई भी रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो रिएक्टिविटी नहीं होती हैं। तो द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग। इनको किस तरीके से रिड्यूस करेंगे मेटल्स में से ऑक्साइड को? बाय हीटिंग। तो ये जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं हम उनको रिड्यूस यानी इनके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम घटा सकते हैं बाय हेल्प ऑफ हीटिंग। जैसे एग्जांपल है आपका मरकरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनाबार। जो मरकरी है उसको आप किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे? बाय सिनाबार, जो कि आपका क्या है? मरकरिक सल्फाइड। ठीक है, तो आपके यहाँ पे रिएक्शंस दे रखी है, आपको मरकरिक सल्फाइड को क्या कर रहे हैं आप? ऑक्सीजन की प्रेजेंस से हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? मरकरिक ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, मरकरी ऑक्साइड को आप फर्दर हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मरकरी मिलेगा और ऑक्सीजन जो है वो उसमें से इवॉल्व होता जाएगा। सेम आपका कॉपर जो है, आप कॉपर कैसे ऑब्टेन करेंगे? फ्रॉम सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड को जब आप हीट करोगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे आपको कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, और फिर यहाँ पे जब कॉपर ऑक्साइड को आप अगेन हीट करोगे, क्या करोगे? अगेन हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉपर और सल्फाइड ऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। तो उसको हम किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं? मेनली इसमें क्या होता है? सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, मतलब रोस्टिंग। ठीक है, रोस्ट का मतलब समझ में आता है क्या होता है? रोस्ट हम घर पे करते हैं ना, सेकते हैं ना, रोस्टिंग। उस तरीके से हम इसको हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्लियर? तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है, रिएक्शंस भी दे रखी हैं, आपकी बुक में भी दे रखा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन मेटल्स मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, अब जो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी क्या है? मिडिल में होती है, जो ना ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना कम होगा, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज़ में जैसे आपका हो गया जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड है, तो दीज मेटल्स यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ये जो मेटल्स होते हैं यूजुअली किस में प्रेजेंट होते हैं? सल्फाइड और कार्बोनेट्स में। तो ये जो मेटल होते हैं ये और के फॉर्म में सल्फाइड और या फिर कार्बोनेट और के साथ में होते हैं। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है उनके ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना। तो और बहुत इजी वे में ऑक्साइड से मेटल को अलग कर सकते हैं। ऑक्साइड को हम ज़्यादा हीट करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड और बाय रोस्टिंग। द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको रोस्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या करते हैं? मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड को हम फर्दर क्या करते हैं? हीट करते हैं, हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? जिंक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट करते हैं तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल कार्बोनेट्स को अगर हम देखें तो मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं वो किसके थ्रू होता है? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कैंसिल कर दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को क्या करना? कैंसिल कर दिया। तो जो कार्बोनेट और आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन एब्सेंस और लिमिटेड ऑक्सीजन। क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे एग्जांपल है जिंक कार्बोनेट, इसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया। तो जिंक ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? जिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जिंक मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल।
ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड। तो कौन हेल्प करेगा ऑक्सीजन को रिमूव करवाने के लिए, कौन हेल्प करेगा ऑक्सीजन को रिमूव करवाने के लिए? तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन हो गया कोक के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करवाने के लिए हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प लेनी पड़ी। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जिंक ऑक्साइड को जब आप कार्बन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ पे जिंक मेटल में आ जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक। और हमने क्या देखा अभी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो कुछ उसकी प्रोसेस हमने देख ली, रोस्टिंग देख लिया, कैल्सिनेशन देख लिया, कैल्सिनेशन में हमने रिडक्शन भी देख लिया, किस तरीके ऑक्सीजन को हम रिड्यूस करेंगे या उसमें से रिमूव करेंगे। तो उसमें हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन आ गया, कार्बन हो गया कोक के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक, क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जाते हैं। देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है आपको, थर्माइट रिएक्शन। तो सम रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, एक्स्ट्रा जो है आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, क्योंकि अभी हमने देखा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हमने देख लिया है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम की प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीज मिल गया हमको और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में मिल गया, यहाँ पे हीट कर एब्जॉर्ब हो गया, सॉरी रिलीज हो गया। तो जो रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में हुआ इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। ये क्या हो गया, हाईली एक्सोथर्मिक। और जो मेटल ऑब्टेंट होता है हमें किस स्टेट में ऑब्टेंट होता है, मोल्टन स्टेट में ऑब्टेंट होता है। जैसे रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। इस तरीके की रिएक्शन क्या होती है, थर्माइट रिएक्शन होती है, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस मोल्टन आयरन। तो जब रिएक्शन होती है किसकी, आयरन ऑक्साइड की, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस्ड होता है, मोल्टन फॉर्म में आयरन बनता है। तो यहाँ पे दिस रिएक्शन इज़ यूज टू जॉइन रेल ट्रैक्स। आप देखोगे जो रेल ट्रैक्स होते हैं उनको जॉइन करने के लिए हमें इस तरीके की प्रोसेस, इस तरीके का रिएक्शन यूज़ करना पड़ता है। ब्रोकन मशीन जो वेल्डिंग हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसी तरीके की प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें जो टॉप के मेटल्स होते हैं, ठीक है, टॉप के जो मेटल्स होते हैं उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक। तो कौन होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दीज आर नॉट रिड्यूस्ड विद रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू से रिड्यूस नहीं होते हैं। ये जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट। यानी यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवानी पड़ेगी, जिसमें एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा और वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। जिस मेटल का हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को हम एग्जांपल के थ्रू समझते कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास। यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें एक कैथोड है और एक एनोड है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट हम क्या कर रहे हैं, इसमें से पास कर रहे हैं थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो लिक्विड है ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है, जिसमें हमने दोनों क्या करा है, हमने कैथोड और एनोड को क्या कर रखा है, डीप कर रखा है, ठीक है। ऊपर से हमने उसको कनेक्ट कर रखा है। जब इसमें से हमने एक सर्किट बना दी, इसमें अब इलेक्ट्रिसिटी को जब हम इसमें से पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे, ठीक है, किससे, थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट दी कैथोड। तो जो सोडियम मेटल है वो कहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कैथोड पर। और जो क्लोरीन गैस है डिपॉजिटेड एट एनोड, और जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, एनोड पे, ठीक। तो आपके सामने ये दे रखा है, कैथोड में क्या होगा, आपका सोडियम मेटल डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है, ठीक। और जो क्लोरीन है वो क्या होता जाएगा, एनोड पर
डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। ठीक है, अब इसमें हम हमारा ये सेकेंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हमने देख लिया, उसकी अलग अलग एक्टिविटी सीरीज़ के थ्रू। टॉप एक्टिविटी सीरीज़ में देख लिया हमने, मिडिल एक्टिविटी सीरीज़ देख ली हमने, लो एक्टिविटी सीरीज़ में देख लिया कि अलग अलग एक्टिविटी सीरीज़ के मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसमें हम क्या देखेंगे, इम्प्योरिटीज़ को मेटल से रिमूव करके हमारे पास क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा, उसी को हम क्या कह रहे हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है रिफाइनिंग का वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक refining. तो in this method a block of the impure metal is made the anode and a thin sheet of the pure metal is made the cathode. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल है वो किसका है, एनोड का है, और थीन शीट में जो प्योर मेटल होगा वो किस में होगा, कैथोड बनाएगा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है इज़ अ सॉल्ट सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा ऑफ मेटल्स टू बी प्यूरिफाइड, मेटल्स को प्यूरिफाइड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेटल रिफाइनिंग व्हेन करंट पास थ्रू। यहाँ पे हमने सर्किट बनाई, बैटरी कैथोड और एनोड को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब इसमें से हम करंट पास करवाएंगे थ्रू इट, इम्प्योर मेटल डिजॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें हमारा जो इम्प्योर मेटल होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, और अन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिटेड एट कैथोड, और सॉल्यूशन के अंदर जो प्योर मेटल होगा वो सारा का सारा कैथोड पर जाकर जमा होने लगेगा। जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ एनोड एंड इन द एंड इज कॉल्ड एनोड मड, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, एनोड मड, जो इम्प्यूरिटीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो इम्प्यूरिटीज़ है वो कहाँ पे जाके सेटल डाउन हो रही है, एनोड के नीचे, और जो प्योर मेटल्स होंगे वो कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक, तो ये होता है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये क्या हो गया आपका, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोजन। ठीक है, आपने इससे पहले भी कोरोजन पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है कोरोजन, द सरफेस ऑफ सेम मेटल्स कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन इज द डैमेज कॉज टू मेटल्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। जब आपका कोई मेटल जो होगा वो क्या होगा, डैमेज्ड होगा, किसके साथ रिएक्ट करने पर, मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कोरोजन का बनेगा। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट ओवर आयरन, आयरन के ऊपर आप देखोगे कि एक ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ओवर कॉपर, है ना, कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की एक बेसिक कोटिंग बन जाती है ग्रीन कलर की। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड ओवर सिल्वर, आप देखोगे कि सिल्वर जो होता है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है, वो किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कोरोजन रिएक्ट करता है। तो टू शो दैट एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड 1, 2, 3। ओके, आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 1, 2, 3 मार्क करना है, एंड पुट आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम, हर एक में आपको आयरन नेल को रखना है। ठीक है, पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब 1 टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, आपको कुछ क्या रखना है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के कुछ एनहाइड्रस मतलब वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसको आपको इसमें डालना है, कैल्शियम क्लोराइड को टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में। टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए पोर सम बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब 2, आपको कुछ डिस्टिल्ड वाटर को, बॉइल्ड किया हुआ डिस्टिल्ड वाटर को टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में डालना है, एंड पोर सम ऑयल ओवर इट, और कुछ ऑयल उसके ऊपर डालना है टू प्रिवेंट एयर इनटू द टेस्ट ट्यूब। पोर सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब 3,
कॉर्क दी और कुछ वाटर आपको टेस्ट ट्यूब 3 में डालना है और कॉर्क लगा देना है तीनों में, कुछ दिनों के लिए आपको ऐसे ही रख देना है, ठीक है। जो नेल्स इन टेस्ट ट्यूब 1 डज नॉट गेट रस्टेड, जो टेस्ट ट्यूब 1 में जो आयरन नेल होगी वो क्या होगी, रस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इट हैड ओनली एयर एंड नो वाटर। Then the nail in the test tube 2 does not rust because it had only water and no air, ठीक है। इसमें भी कोई रस्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ वाटर था, उसमें कोई एयर नहीं था। The nails in test tube 3 get rusted because it had air and water। अब जो टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में नेल था वो क्या हो गया, रस्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसमें एयर भी था और वाटर भी था, ठीक है। इससे आपको समझ में आया कि कोरोजन जो है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोरोजन को 3 प्रोसेस में देख ली है ना, किस तरीके से जो आयरन नेल है वो कोरोड हो गया। देन हम इसमें प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पढ़ते हैं कि प्रिवेंशन क्या होता है। द कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग एंड मेकिंग एलॉयज़, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो, मेटल के जो कोरोजन्स होंगे उनको आप प्रिवेंट कर सकते हो, तो उसमें अप्लाई कर सकते हो ऑयल और ग्रीस। आप देखोगे बारिश के टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो हमारी आयरन लोहे की सीढ़ी होती है या पर्टिकुलर कोई भी लोहे का सामान होता है उसको हम बारिश आने से पहले ही पेंट कर देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। अप्लाइंग पेंट बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम विथ अ थीन लेयर ऑफ जिंक। उसके ऊपर आप क्या कर देते हो, जिंक की एक थीन लेयर बना देते हो, उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जो कि क्या करता है, कोरोजन से प्रिवेंट करता है। किसको, आयरन को, स्टील और आयरन को। बाय टीनिंग, कोटिंग विथ टीन, आपको टीन से क्या कर देना है, कोटिंग कर देना है। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ऊपर से कोट कर देना। बाय एलॉइंग, आप एलॉय बनाकर, मतलब मेकिंग एलॉय मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिसे मैंने आप नीचे दे रखा है कि एलॉय क्या होता है। तो एन एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल, मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है विथ अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है, जैसे स्टील आयरन कार्बन का, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो होता है आयरन कार्बन कोबाल्ट निकल का मिक्सचर होता है। ब्रास जो होता है वो कॉपर जिंक का होता है। ब्रोंज जो होता है कॉपर टिन का होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लीड टीन है वो क्या करते हैं, हम वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर्स को दोनों को साथ में रख के वहाँ पे वेल्ड करते हैं लीड और टीन का। तो ये वन ऑफ द मेटल्स इन एन एलॉय इज़ मर्करी, इट इज़ कॉल्ड एन एमलगम। और इसमें से अगर कोई एलॉय मर्करी से बनता है तो वो क्या बन जाता है, एमलगम। तो यहीं पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स ख़त्म होता है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से, दोनों ही पार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो जो मैंने आपको बताया है वीडियो को पॉज कर करके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो खुद के स्टडीज़ के लिए, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।